हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। दिस इज अवर लेक्चर 3 ऑन डिफरेंशिएबिलिटी और इस वीडियो में हम डिग आउट करेंगे क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे कि हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था गाइस कि अगर मैं किसी कर्व को बिना अपने हैंड को लेफ्ट करे ड्रॉ कर पा रहा हूं तो वो पर्टिकुलर फंक्शन ग्राफिकली हम देखकर बता सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि यार डिफरेंशिएबिलिटी का भी तो कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता होगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी तो कुछ शो करती होगी ज्योमेट्रिकली, हम इसको डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे फील कर सकते हैं। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है। तो चलिए फिर बिना देर करे शुरू करते हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस डिफरेंशिएबिलिटी के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने के लिए हमें कर्व का एनालिसिस करना पड़ेगा। चलिए एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं अच्छा सा सुंदर सा, ताकि हम समझ पाएं सारी चीज़ों को। ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। कोई मैंने कर्व ड्रॉ कर लिया इस तरह का और इस पर मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिए। एक पॉइंट कंसीडर कर लिया सी, ये कोई कर्व एफ एक्स है, इस पर एक्स कोऑर्डिनेट सी है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सॉरी ये सी एंड ये एफ ऑफ सी, ये कोई कोऑर्डिनेट्स हो गए गाइस। तो एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी दिखाती क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, वो हम पढ़ने वाले हैं। दो पॉइंट्स और कंसीडर करूंगा गाइस मैं। दो पॉइंट्स कौन सा कंसीडर करूंगा, एक यहां पर करूंगा और एक यहां पर करूंगा। इस पॉइंट को मैं फॉर द टाइम बिंग पी बोल रहा हूं, इसको क्यू बोल रहा हूं और इसको आर बोल रहा हूं। जो आर पॉइंट है उसमें हम एच फॉरवर्ड मूव करेंगे और क्यू पॉइंट में एच बैकवर्ड्स, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, सी माइनस एच, और एफ ऑफ सी माइनस एच ये तो हो गया हमारा लेफ्ट वाला कोऑर्डिनेट, और जो आर कोऑर्डिनेट होगा वो होगा सी प्लस एच और एफ ऑफ सी प्लस एच। हम लोग क्या करेंगे गाइज, हम इन दोनों को ड्रॉ कर कर एक लाइन बनाएंगे। थोड़ा सा कर्व गड़बड़ हो गया वैसे, चलिए कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं। इन दोनों को ड्रॉ करके हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई क्यू पी, और इन दोनों को ड्रॉ करके हमने क्या बनाई, पी आर। तो बेसिकली ये दो कॉर्ड्स हैं, क्यू पी कॉर्ड और पी आर कॉर्ड। और इस सी पॉइंट पर हमने एनालिसिस करना है। ये है सी, इससे एच मूव करे तो ये सी माइनस एच हो गया, और इससे एच आगे मूव करे तो ये क्या हो गया, सी प्लस एच। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में हमने अभी तक ये देखा, कर्व बनाया, एक एफ एक्स कर्व कंसीडर करा, उस पर एक पॉइंट कंसीडर करा सी कॉमा एफ ऑफ सी, ये पॉइंट्स कंसीडर करें और ये पॉइंट्स कंसीडर करें। अब मैं बात करने जा रहा हूं सबसे पहले स्लोप ऑफ कॉर्ड पी आर। स्लोप ऑफ कॉर्ड पी आर क्या होता है आपको पता है, कैसे निकलता है स्लोप? स्लोप निकलता है सिंपली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन c प्लस एच माइनस सी, सी प्लस एच माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया, ये आ गया गाइस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन प्लस एच। सही बात है। सिमिलरली स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सेम स्ट्रेट लाइन वाला फंडा। तो ये हो गया एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा गाइज अगेन, तो ये बचेगा एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। चलो स्लोप्स तो हमने निकाल लिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं इन दोनों कोड्स के लिए एक कंडीशन इंपोज कर दूं, क्या कंडीशन इंपोज कर दूं, अगर मैं इन दोनों कोड्स के लिए कंडीशन इंपोज कर दूं कि जो h है मेरा वो टेंडिंग टू जीरो है, इफ h टेंड्स टू जीरो, अगर h जीरो को टेंड करेगा तो आप लोग ये मानकर चलिए जो पॉजिटिव मूवमेंट होगा वो बिल्कुल ना के बराबर होगा, बिल्कुल जस्ट बाजू वाला पॉइंट हो जाएगा, यहां पर कहीं पॉजिटिव मूवमेंट का हो जाएगा। सिमिलरली जो नेगेटिव मूवमेंट होगा h बिल्कुल जीरो के बराबर हो रहा है, अगर जीरो नहीं है तो ये यहाँ से लेफ्ट साइड पे हम ले सकते हैं, बिल्कुल बाजू वाला पॉइंट, जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट हम यहाँ इधर से ले सकते हैं। राइट साइड पे हम लोगों ने देखा कि कैसे बिल्कुल जस्ट राइट वाला पॉइंट हो गया। सिमिलरली जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट आप देख सकते हैं c प्लस एच जस्ट राइट में, c माइनस एच जस्ट लेफ्ट में। अगर मैं h को जीरो के टेंड करा देता हूं,
अगर मैंने h को 0 के टेंड करा दिया तो आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल इसके बाजू में आ जाएंगे, ये राइट साइड पर आ गया और ये लेफ्ट साइड पर आ गया। अब जो ये PQ कोड थी, क्योंकि Q जस्ट यहां पर आ गया, तो लेफ्ट साइड से अगर मैं दोबारा कोड ड्रॉ करूं तो क्या ये इस पर्टिकुलर कर्व की टेंजेंट हो जाएगी? सही बात है, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाली कोड थी, अगर मैं जो लेफ्ट साइड वाला ये h है उसको 10 to 0 करा दूं तो वो कोड इधर जाकर टेंजेंट बन जाएगी इस कर्व के लिए, अगर लेफ्ट साइड से एनालिसिस करूं। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड से एनालिसिस करता हूं तो h टेंडेंट टू 0 कर दिया तो मैंने h जस्ट राइट में हो गया, इसके जस्ट बाजू वाला, तो वो यहां पर आ जाएगा जस्ट। अब इन दोनों को ज्वाइन करके अगर मैं कोड ड्रॉ करता हूं, अगर इन दोनों को ज्वाइन करके मैं कोड ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि अब अगेन यहां से ही आप इन दोनों को ड्रॉ कर पाएंगे, बिकॉज ये जस्ट बाजू में है। और इस टाइम ये पर्टिकुलर जो आपकी लाइन है ये इस कर्व के क्या हो जाएगी? टेंजेंट। तो अगर h 0 हो जाता है देन कोड PQ एंड कोड PR will become tangent to fx at x equals to c। ठीक है, तो अगर कोड PR या फिर पहले PQ की बात कर लेते हैं, अगर कोड PQ को टेंजेंट होना है, कोड PQ को टेंजेंट होना है, कोड PQ टेंजेंट होना होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ क्या हो जाएगा गाइस? स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ हो जाएगा लिमिट x नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0, बिकॉज h टेंड टू 0 के तो उसी केस में कोड टेंजेंट बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, बाकी स्लोप एज इट इज f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। सही बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h अपॉन f ऑफ c माइनस h। अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट PR क्या होगा? वही सेम सिनेरियो है, बस h को 0 टेंड कराना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन प्लस h। सही बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से एनालिसिस करूं तो ये वाला पर्टिकुलर स्लोप आएगा, अगर मैं राइट हैंड साइड से एनालिसिस करूं तो नीचे वाला पर्टिकुलर स्लोप आएगा। और क्या आप लोगों ने ये दोनों क्वांटिटीज देखी हुई हैं? क्या इसे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नाम दिया था और इसको राइट हैंड डेरिवेटिव नाम दिया था? सही बात है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या आप लोगों को पता है कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, जो हम मान रहे हैं, तभी तो हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हमें पता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है और हमें पता है, तो इसका मतलब क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ इक्वल होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट PR। स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ किसके इक्वल हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट PR। अब यार आप ध्यान दो, किसी दो लाइंस के स्लोप कब बराबर होते हैं? या तो वो लाइंस पैरेलल हो या फिर वो लाइंस क्या हो? कोइंसिडेंट हो। क्या? या तो वो लाइंस पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो, क्योंकि यहां पर जो P पॉइंट है वो दोनों में कॉमन है, तो देखो पैरेलल तो नहीं हो सकती, बिकॉज जब पॉइंट कॉमन हो गया तो इनको कोइंसिडेंट ही होना पड़ेगा। पैरेलल होने के लिए दोनों को अलग अलग होना जरूरी था, लेकिन जब एक पॉइंट कॉमन हो गया इसका मतलब पैरेलल तो नहीं है, कोइंसिडेंट है। तो इससे मुझको इंटरप्रिटेशन क्या मिला? इससे मुझे इंटरप्रिटेशन ये मिला कि अगर मैं लेफ्ट साइड से एनालिसिस कर रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, और वो जो टेंजेंट दे रहा है इस पॉइंट पर, और जब मैं राइट साइड से एनालिसिस कर रहा हूं वो जब टेंजेंट दे रहा है इस पॉइंट पर, वो कैसी टेंजेंट है? वो एक ही टेंजेंट है। इन दोनों के स्लोप या इन दोनों की जो फॉर्म हो रही है टेंजेंट, इन दोनों से स्लोप कोड PQ से फॉर्म होने वाली टेंजेंट और स्लोप PR और कोड PR से फॉर्म होने वाली टेंजेंट में कोई खास फर्क नहीं है। खास क्या? बिल्कुल भी फर्क नहीं है, वो टेंजेंट एक ही है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं? इससे मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज hence if fx is differentiable at x equals to c, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा कि there exists an unique tangent at x equals to c। यानी कि इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हुआ
कि अगर आपको कोई दे कि कोई फंक्शन f(x) है और वो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू c, तो आप लोग उससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो पॉइंट x इक्वल्स टू c है उस पर एक यूनिक टेंजेंट का फॉर्मेशन हुआ है और हो सकता है। ये होती है आपकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। यानी कोई फंक्शन का डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर सिर्फ एक यूनिक टेंजेंट ही एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है गाइज, आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। और वो क्यों कर सकती है, सारा तामझाम हम समझ चुके हैं गाइज, बहुत ही इजीली समझ चुके हैं। अच्छा, ये तो बात समझ आ गई, लेकिन फिर भैया ये भी बताओ कि फंक्शन कब नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ज्योमेट्रिकली क्या दिक्कत आती है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बताता हूं। देखो ध्यान से, पहले इसको रब कर देते हैं। इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस समझने वाली बात होती है गाइज, और तो कोई भी बात नहीं होती है। समझते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का केस कौन सा होता है, अक्सर कौन सा होता है, और आपके 12th के सिलेबस में कौन सा होने वाला है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का केस, देखते हैं। ये कोई कर्व कंसीडर कर लेते हैं, चलो इसको हटा देता हूं मैं, यहां से बनाते हैं। ये कोई कर्व कंसीडर कर लिया गाइस मैंने, कोई क्या मॉडुलस फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, डोंट माइंड द ग्राफ, थोड़ा सा शेप गलत हो रहा है। ये x इक्वल्स टू 0 है और ये fx इक्वल्स टू मॉड x का मैंने ग्राफ बना दिया। अगर आपको पता हो ये लाइन कौन सी होती है, y इक्वल्स टू x, और ये कौन सी होती है, y इक्वल्स टू माइनस x। सही बात है। ये कोई पॉइंट 0 है, इस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, पहले आप ध्यान से देखें, ये एक शार्प पॉइंट है। शार्प पॉइंट का मतलब क्या होता है, शार्पनेस समझ रहे हैं आप। एक कर्व तो होता है ऐसे, जो स्मूथ कर्व है, एक कर्व होता है ऐसे। ये जो शार्प पॉइंट होता है ना, कोई भी शार्प पॉइंट अगर किसी कर्व में आ जाए, फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। यानी कि अगर कभी कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो शार्प पॉइंट रहा होगा। शार्प पॉइंट से क्यों नहीं होता डिफरेंशिएबल, समझते हैं ज्योमेट्रिकली। चलो यार, x इक्वल्स टू 0 का ही एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसको p पॉइंट मान लिया, वही काम करेंगे, जस्ट राइट में एक वही लेंगे 0 प्लस h वाला यहाँ पर, और यहाँ पर 0 माइनस h वाला। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस h, और 0 प्लस h है तो 0 प्लस h, और क्योंकि ये y इक्वल्स टू x है तो प्लस h। सही बात है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस h एंड प्लस h। सही बात है। x की वैल्यूज आपको पता ही है, बिकॉज हम हल्का सा h में मूव करें साइड में और इधर। ठीक है, माइनस h प्लस h, p q r। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू होगा। वैसे स्लोप ऑफ पी क्यू की क्या बात करेंगे हम, सिंपली लाइन पी क्यू ही देख लेते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू, चलो स्लोप ऑफ पी क्यू से ही बात कर लेते हैं, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स, एम क्या है 1, स्लोप ऑफ पी क्यू प्लस 1, स्लोप ऑफ पी आर माइनस 1, स्लोप ऑफ पी क्यू प्लस 1, स्लोप ऑफ पी आर माइनस 1। अगर आप h को 0 भी टेंड करा देंगे, अगर आप h को 0 भी टेंड करा देंगे तो q जो h है वो यहां आ जाएगा जस्ट बाजू में, तब भी जो टेंजेंट बनेगी इस कर्व के, क्या वो यही होगी PQ, क्योंकि जस्ट बाजू में भी आ जाए तब भी इन दोनों पॉइंट से जुड़ने वाली लाइन तो ऐसे ही जाएगी ना, इनसे होकर। ठीक है, तो PQ लाइन यानी कि राइट साइड से अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करोगे लिमिट लगाने के बाद, तो वो +1 आने वाला है। लेफ्ट साइड से अगर आप h को 0 टेंड करा दो तो बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब टेंजेंट कौन सी बनेगी, ये वाली, ये बनेगी। तो अब टेंजेंट का स्लोप क्या आने वाला है, सेम जो इस लाइन का स्लोप है वो क्या है, -1। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट नहीं बन रही है। इस पॉइंट के राइट साइड पे टेंजेंट ये बन रही है, लेफ्ट साइड पर ये बन रही है। क्योंकि यूनिक टेंजेंट नहीं बन रही है तो ये पॉइंट कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है। ठीक है गाइस, और इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि जैसे जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं शार्प पॉइंट्स, इनको क्या बोलते हैं, शार्प पॉइंट्स। शार्प पॉइंट्स पर फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया। सिमिलरली अगर आपका कोई इस तरह का कर्व है तो जो ये x की वैल्यू होगी इस पर फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो आपको शार्प पॉइंट्स का खास ध्यान रखना है कि शार्प पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये भी होता है कि अगर कोई कर्व ले रहे हैं आप
और फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो पॉइंट कैसा पॉइंट नहीं होना चाहिए, शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। आई होप गाइज मेरी पूरी बात क्लियर है आप लोगों को, ये पूरा ग्राफ आपने समझ लिया। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात और कहनी है आपसे, एक बात ये समझानी है, वो भी ग्राफिकली समझ लो, अभी मेरे दिमाग में आ गई, चलो बात कर लेते हैं कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो वो डिफरेंशिएबल हो। इसी एग्जांपल की बात कर लो, इस एग्जांपल में मैंने आपको अभी 0 पर दिखाया कि यूनिक टेंजेंट नहीं आ रही है, राइट साइड पर कोई और टेंजेंट, लेफ्ट पर कोई और, या अदर वर्ड्स में कहूं तो इस पॉइंट पर x इक्वल्स टू 0 पर जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन क्या इस कर्व को बनाने में मेरे को अपना पेन लिफ्ट करना पड़ा, मैंने यहां से शुरू करा, ड्रॉ 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 पूरा ड्रॉ करा यहां से, और यहां से ऊपर ले गया, क्या मेरे को अपना पेन लिफ्ट करना पड़ा? क्योंकि मेरे को अपना पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ा तो मैं कैसे कह दूं कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है? ये कर्व कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि मॉडुलस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बट मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड हेंस मॉडुलस फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इससे हमने क्या सीखा कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है गाइस, और ये थी आपकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी इन सेट की बात करेंगे और बहुत सारी थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्यार बनाए रखें और खूब सारे शेयर्स कर दें। ओके गाइस, गुड बाय एंड